Hello everyone there. Welcome back. I am Shweta. We are studying chapter CSS in Advanced Web Designing. In last lecture, we have studied grouping selector, ID selector and class selector. Today we are going to see some new selectors. So let's start. Today we will study class selector for specific element, ID selector for specific element, and lastly universal selector. So let us start one by one. Class selector for specific element. If you want to specify one specific HTML element should be affected, then you should use the element name with the class selector. ये पॉइंट आपको तभी समझेगा जब आपको क्लास सेलेक्टर समझा होगा. So first we will revise class selector. Okay, then we will see this point. Okay, so class selector क्या होता है? पहली बात तो याद करो, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्लास सेलेक्टर कैसे लिखते हैं. क्लास सेलेक्टर का सिंबल होता है डॉट. डॉट लिखा तो हमें पता चलता है कि ये क्लास है, बराबर है. फिर हम लोग क्या लिखते हैं डॉट के बाद. ये मैं स्टाइल में लिखने की बात कर रही हूँ. स्टाइल में हम लोग क्लास कैसे लिखते थे? डॉट, फिर क्लास का नाम, फिर करली ब्रेसेस. ओके, फिर वो करली ब्रेसेस के अंदर जो भी स्टाइल मुझे देना है वो स्टाइल हम लोग लिखते थे, बराबर है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने क्लास का नाम दिया है इंट्रो, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? डॉट इंट्रो करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस के अंदर जो भी स्टाइल, जैसे कि कलर देना है टेक्स्ट को तो कलर कोलन रेड, फिर मुझे टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना है तो टेक्स्ट अलाइन कोलन सेंटर. जो भी स्टाइल हमको लिखना है वो हम लोग को करली ब्रेसेस के अंदर लिखने वाले. फिर क्या होता था कि बॉडी के अंदर जो भी टैग के सामने वो स्टाइल मीन्स जिस भी टैग को हमें वो स्टाइल अप्लाई करना है जो मैंने क्लास में लिखा है, तो वो स्टाइल जिसको भी अप्लाई करना है तो मेरे को वो टैग के सामने वो क्लास का नाम लिखना पड़ता था, बराबर है. फिर उसको वो स्टाइल अप्लाई होता था. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने h1 के सामने क्लास इज इक्वल टू इंट्रो लिखा तो क्या हो जाएगा? h1 टैग के लिए वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा. फिर मैंने पैराग्राफ टैग के सामने भी वो क्लास का नाम लिखा तो उसको भी वो अप्लाई कर देगा, बराबर है. तो जिसके भी सामने जिस टैग के सामने हम लोग वो क्लास का नाम लिखेंगे उस टैग को वो स्टाइल अप्लाई हो जाता था, बराबर क्लास का. लेकिन अगर मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे सारे टैग्स को वो स्टाइल अप्लाई नहीं करना है, मुझे स्पेसिफिक टैग या फिर हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक एलिमेंट, सिर्फ उसी को वो स्टाइल देना है. इतने सारे एलिमेंट्स हैं, इतने सारे टैग्स हैं, उसमें से सिर्फ मैं बोल रही हूँ कि नहीं, मुझे सिर्फ पैराग्राफ टैग रहेगा तो ही वो क्लास का स्टाइल अप्लाई करना है, मुझे सिर्फ h1 टैग रहेगा तो ही वो क्लास का स्टाइल अप्लाई करना है. तो फॉर दैट टाइम व्हाट then we can say that is class selector for specific element. यानी specific element को ही मुझे क्लास का एलिमेंट क्लास का स्टाइल देना है. ओके, सो दैट इज व्हाट वी कैन से क्लास सेलेक्टर फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट. तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि मुझे एलिमेंट का नाम यानी जो भी टैग का नाम, जैसे अगर मुझे पैराग्राफ को ही सिर्फ वो स्टाइल देना है जो भी क्लास में लिखा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पैराग्राफ टैग किसके साथ लिखना पड़ेगा? क्लास के साथ. ओके, सो वो कैसे लिखते हैं वो देखेंगे हम लोग, लेकिन पहले इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए कि ये क्या कह रहा है. तो आप बोलोगे मुझे कि इससे अच्छा तो मैडम मैं क्लास सेलेक्टर यूज ही नहीं करती हूँ. ओके, यूज ही नहीं करते हैं हम लोग. व्हाट इज द यूज ऑफ यूजिंग क्लास सेलेक्टर? उससे अच्छा तो बेटर है हम लोग क्या करेंगे कि पैराग्राफ को मुझे एक स्टाइल देना है तो मैं पैराग्राफ टैग हेड के अंदर स्टाइल लिखेंगे, स्टाइल के अंदर हम लोग पी पैराग्राफ टैग लिखेंगे और उसको स्टाइल लिख देंगे, हो जाएगा. मेरा पूरे जितने भी मेरे बॉडी में पैराग्राफ रहेगा उसको वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा. या फिर h1 लिखेंगे और h1 को स्टाइल दे देंगे, हो जाएगा. फिर मैं क्लास सेलेक्टर का यूज ही नहीं करती हूँ. लेकिन नहीं, आपको अगर याद है अगर वैसा करेंगे तो क्या होता है, बॉडी के अंदर जितने भी h1 आए रहेंगे सबको वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा. पैराग्राफ टैग आए रहेंगे वो सबको वो स्टाइल अप्लाई होता है, बराबर है. अगर मैंने क्लास सेलेक्टर का यूज नहीं किया और मैंने सिंपली टैग का नाम लिखा और करली ब्रेसेस में स्टाइल दिया तो आपके बॉडी में जितने भी टैग्स वो सेम रहेंगे वो सबको वो स्टाइल अप्लाई होता है. ओके, तो इंस्टेड ऑफ दैट अगर मैंने क्लास सेलेक्टर और वो एलिमेंट का नाम लिखा तो क्या हो जाएगा कि मैं जिस टैग के सामने यानी जिस भी, जैसे कि जो अगर मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टैग का नाम लिखा है
सेलेक्टर के नाम के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये स्टाइल सिर्फ पैराग्राफ को आएगा, बराबर, सिर्फ पैराग्राफ यानी जो एलिमेंट का नाम लिखा रहेगा सिर्फ उसी को आने वाला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे पैराग्राफ है और मुझे सिर्फ स्टार्टिंग वाले पैराग्राफ को ही या स्टार्टिंग और एंडिंग वाले पैराग्राफ को ही ये स्टाइल देना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ वो दोनों के सामने क्लास का नाम देना पड़ेगा, बराबर है, फिर उनको वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, बराबर है। सो दैट इज कॉल्ड एज क्लास सेलेक्टर फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट। अब उसे लिखते कैसा है वो देखेंगे। टू डू दिस स्टार्ट विद द एलिमेंट नेम, यानी इस ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट का नाम, जैसे कि पी टैग या फिर H1, जो भी आपका जो भी टैग चाहिए आपको, जिसको आपको स्पेसिफिक टैग जिसको स्टाइल देना है उसका नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देन राइट दी डॉट कैरेक्टर, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको डॉट देना है, P डॉट। डॉट क्यों देना है, क्योंकि ये क्लास है, क्लास हमेशा डॉट के सिंबल से ही चलता है ना, पता चलता है ना, इसलिए मुझे डॉट देना है। ओके, पैराग्राफ में यानी P डॉट, देन राइट द नेम ऑफ द क्लास, जो भी क्लास का नाम दिया, मैंने क्या नाम दिया था यहाँ पे, इंट्रो, तो क्या आ जाएगा, P डॉट इंट्रो। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं कैसे लिखते हैं इसको। So see, this is the way of writing class selector for specific. So this is class and this is a specific element. बराबर है, सिर्फ p dot intro। तो ये हो गया क्लास का नाम, डॉट इंट्रो है, यानी डॉट से समझ में आता है कि ये क्लास है, और ये क्या है, क्लास का नाम, और ये क्या है, स्पेसिफिक एलिमेंट, यानी सिर्फ पैराग्राफ को ही ये स्टाइल आने वाला है। बैकग्राउंड कलर पिंक, टेक्स्ट रेड। तो आपके बॉडी के अंदर पैराग्राफ लिखा रहेगा, बहुत सारे पैराग्राफ लिखे रहेंगे, लेकिन सबको अप्लाई होगा क्या, ये नहीं। जिसके भी सामने आप, जिस पैराग्राफ के सामने आप इंट्रो का क्लास कॉल करोगे या नाम लिखोगे, उसी पैराग्राफ को ये स्टाइल अप्लाई होगा। अगर मैंने H1 टैग के सामने ये क्लास का नाम लिखा तो उसको ये स्टाइल अप्लाई होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये स्टाइल जो है वो सिर्फ P के लिए है, सिर्फ पैराग्राफ के लिए है। तो सिर्फ पैराग्राफ टैग के सामने ही आपको ये क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, तो ही वो स्टाइल उसको अप्लाई होता है। ऐसे इस तरह से हम कितने भी टैग्स या स्पेसिफिक एलिमेंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी जैसे मैंने P लिखा है, तो आप H1 के लिए अलग से लिखो, क्योंकि क्लास सेलेक्टर क्या होता है, कितने भी क्लास सेलेक्टर्स अलाउड है, कितने बार भी आप क्लास लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आप और भी क्लास लिखोगे तो भी चलेगा, और स्पेसिफिक एलिमेंट लो, इंस्टेड यहाँ पे P लिया तो और H1 लो, उसके लिए क्लास का नाम लिखो, उसके लिए अलग से स्टाइल दो, फिर उसको बॉडी में जिसके सामने, जिस भी H1 के सामने आपको बुलाना है वो क्लास का नाम लिखो, हो जाएगा। Okay, so this is all about class selector for specific element. Let us see the coding for this so that idea will be clear for you. Let us see coding for class selector. See, this is the coding. Here I am using two class selectors with specific element. Okay, one is p.intro and the another one is h1.center. So इस coding में हमने दो क्लास सेलेक्टर्स यूज किए हैं, जहां पे मैंने स्पेसिफिक एलिमेंट भी दिए। ओके, तो एक है पैराग्राफ और दूसरा है H1। तो यहाँ पे देखो p डॉट इंट्रो, यानी ये क्या हुआ, डॉट इंट्रो क्या है, क्लास का नाम है, और ये कैसे पता चलता है कि ये क्लास है, डॉट से। ओके, तो मैंने क्या स्टाइल दिया है, बैकग्राउंड कलर पिंक, कलर रेड। तो क्या हो जाएगा, ये जो स्टाइल है ये सिर्फ पैराग्राफ को ही अप्लाई होने वाला है। ओके, और उस पैराग्राफ को अप्लाई होगा जिस पैराग्राफ के सामने आप ये क्लास का नाम लिखोगे। ओके, उसी तरह से ये जो h1.center है, ये जो स्टाइल लिखा है, ये स्टाइल सिर्फ उसी को अप्लाई होगा जिसके सामने हम लोग क्लास का नाम देंगे, लेकिन किसके सामने, H1 टैग के सामने। ओके, क्योंकि H1 है ना, तो जिस भी H1 के सामने आप ये क्लास का नाम दोगे उसी को ये स्टाइल अप्लाई होता है। ओके, अगर मैंने ये P जो क्लास है वो अगर मैंने इंस्टेड ऑफ P किसी H1 के सामने लिखा क्लास का नाम, तो वो रन नहीं होगा। ओके, इसके लिए वो स्पेसिफिक एलिमेंट के सामने उस क्लास का नाम देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने P क्लास इंट्रो लिखा है पैराग्राफ, तो वो पहले चेक करता है कि क्लास इंट्रो है क्या, फिर वो देखेगा यस डॉट इंट्रो, यानी ये क्लास है, डॉट है तो क्लास है, और इन क्लास का नाम इंट्रो है तो ये बराबर है। लेकिन ये सिर्फ पैराग्राफ को ही अप्लाई हो रहा है, तो वो देखेगा कि ये पैराग्राफ टैग है क्या, यस ये पैराग्राफ टैग है, तो फिर वो क्या करेगा, ये जो भी स्टाइल लिखा रहेगा वो सिर्फ इस पैराग्राफ को ही अप्लाई करेगा। ओके,
फिर नेक्स्ट h1 क्लास इज इक्वल टू सेंटर. अगेन वो क्या करेगा, अगेन इट इज गोइंग टू चेक okay whether this class center is there or not. So see, dot means class and name of the class is center, so yes it is there, but again it is going to see that whether it is whether we want to use with any specific element. Yes, here it is told that you should use it with h1. ये स्पेसिफिक है तो सिर्फ h1 के सामने ये क्लास आना चाहिए. हाँ, तो ये h1 के सामने ही मैंने ये क्लास लिखा है, तो चलो भाई मैं तो चल सकता हूँ, मुझे तो ये क्लास अप्लाई होने वाला है, सॉरी क्लास नहीं स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, बराबर है. तो फिर हेडिंग सेंटर में आएगा और उसको अंडरलाइन भी आने वाला है. नेक्स्ट पैराग्राफ मैंने सिंपल लिखा है तो इसको ये स्टाइल अप्लाई नहीं होगा. h1 भी सिंपल लिखा है तो उसको भी ये स्टाइल अप्लाई नहीं होगा. ओके अगर ये p के सामने मैंने ये क्लास का नाम लिखा p क्लास इज इक्वल टू सेंटर, तो क्या ये स्टाइल ये p को अप्लाई होगा? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये h1 के लिए है, ये p के लिए नहीं है. p के लिए अगर मुझे स्टाइल चाहिए तो मुझे कौन सा यूज करना पड़ेगा? ये क्लास का नाम डॉट इंट्रो, तो ही वो ये वाला स्टाइल उसको अप्लाई हो जाएगा. समझा? अभी देखते हैं इसका आउटपुट कैसे दिखता है. Now let us see the output. So see, this is the output. Here see paragraph. Here we can see the style applied. Okay. So first paragraph को हमने class लिखा था, इसलिए क्लास में जो भी स्टाइल दिया था वो स्टाइल इस पैराग्राफ को अप्लाई हो गया. ठीक है, जैसे कि बैकग्राउंड कलर पिंक और टेक्स्ट का कलर रेड. उसी तरह से सेकंड h1 को हमने क्लास दिया था और उस क्लास में जो भी स्टाइल हम लोग ने लिखा था वो स्टाइल इसको अप्लाई हो गया. जैसे कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये सेंटर में आ गया. टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, तो इसको अंडरलाइन भी आ गया. ठीक है, लेकिन नेक्स्ट पैराग्राफ टैग और नेक्स्ट हेलो h1 टैग जो हमने लिखा था उसको हमने कोई भी स्टाइल नहीं दिया था. ओके या फिर हम लोग ने इसके सामने कोई भी क्लास का नाम नहीं दिया था, इसलिए उन दोनों को कुछ भी स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ. अगर मुझे इनको स्टाइल देना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ये पैराग्राफ है तो पैराग्राफ का क्लास यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, और ये h1 है तो h1 का क्लास यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, यानी नाम देना पड़ेगा. तो जो भी स्टाइल हम लोग ने वहां पे लिखा रहेगा वो स्टाइल इन दोनों को भी अप्लाई हो जाएगा. Okay, so this is all about the class selector for specific element. Now next we are going to see the ID selector for specific element. ID selector for specific element. See, both are same, means the points what we are going to write both are same, only the difference will be between the symbol. Symbol, you know, in class we are using dot, in ID we are going to use hash, that's it. But there is no need to study this thing. This is not important. This might not be given in your syllabus or in your book. Okay, so then too, just how to write it. If anybody asks you, can we write ID selector also for any specific element, then you should know how to write. That's why I'm explaining you this. Okay, see, मैं क्या बोल रही हूँ, ये ID selector for specific element का जरूरत ही नहीं पड़ेगा. क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हमेशा हम लोग ID एक ही टैग को लिखते हैं, जो यूनिक होना चाहिए. ओके, सिर्फ हमेशा एक ही आईडी लिखा जाता है और एक ही टैग को लिखा जाता है. तो फिर अगर एक ही को लिखना है तो देयर इज नो नीड टू राइट दिस स्पेसिफिक एलिमेंट. उसी के सामने हम लोग आईडी लिखने वाले हैं तो फिर जरूरत ही नहीं है. फिर भी एक आइडिया होना चाहिए. मीन्स क्या लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं हम लोग स्पेसिफिक एलिमेंट का, इसमें भी लिख सकते हैं. तो कैसे लिखते हैं वो आपको एक आइडिया होना चाहिए, इसलिए ये बता रही हूँ. अदरवाइज नो नीड टू यूज ऑल दिस थिंग्स. आईडी के लिए स्पेसिफिक एलिमेंट यूज करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग हमेशा उसको एक ही बार यूज करने वाले हैं. सो सी द पॉइंट्स आर सेम. यहाँ पे भी मैंने जो क्लास के लिए बोला था वैसे ही करना है. सिर्फ लिखते कैसा है उसको, क्लास का नाम, सॉरी एलिमेंट का नाम, जो भी टैग जिसको भी आपको आईडी देना है उस टैग का नाम, फिर हैश सिंबल, फिर नेम ऑफ द आईडी. आईडी का नाम जो भी लिखा रहेगा वो देना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने h1 टैग लिया है और मैंने क्लास का नाम, क्लास नहीं आईडी का नाम, अगर मैंने आईडी का नाम सेंटर लिखा है तो कैसे लिखोगे आप, h1 हैश सेंटर. ओके, फिर अभी एग्जाम्पल देखते हैं कैसे लिखा जाता है. देखो कैसे लिखा है, h1 हैश इंट्रो, फिर स्टाइल दिया है. तो क्या हो जाएगा, अभी ये जो h1 है सिर्फ h1 को ही ये स्टाइल अप्लाई होगा, लेकिन किस h1 को,
जिस h1 के सामने हम लोग ये id को कॉल करेंगे सिर्फ उसी h1 को ये स्टाइल अप्लाई होता है। ओके, सो दिस इज द वे हाउ टू राइट द id सेलेक्टर फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट। और हमेशा अभी यहाँ पे मैं और मल्टीपल आईडीज लिख सकती हूँ क्या, मीन्स मल्टीपल सेलेक्टर्स लिखेंगे क्या हम लोग यहाँ पे? नो, क्योंकि आईडी हमेशा एक ही होता है तो एक ही को लिखना है, और बॉडी में भी सिर्फ एक ही h1 के सामने लिखना पड़ेगा, इसलिए इसका जरूरत नहीं है, डायरेक्टली h1 के सामने ही आईडी लिख लो, चल जाएगा। ओके, सो this is all about the id selector. Now then also we will see the coding for id selector, how to write. So this is the coding for id selector. See here I am writing h1 hash center. Hash means what? हैश है तो क्या होता है, किसके लिए यूज होता है? ये आईडी के लिए। तो ये सिंबल से समझता है कि ये आईडी है, और सेंटर क्या है, आईडी का नाम क्या है? सेंटर। ओके, और किस एलिमेंट, कौन सा स्पेसिफिक एलिमेंट यूज किया है मैंने यहाँ पे? h1। तो ये जो स्टाइल लिखा है, ये स्टाइल सिर्फ h1 टैग को ही अप्लाई होता है, जिसके भी सामने हम लोग ये आईडी कॉल करेंगे। ओके, या आईडी का नाम लिखेंगे। ओके, तो देखो कैसे लिखते हैं। यहाँ पे देखो मैंने p लिखा है, id इज इक्वल टू सेंट। मैंने पैराग्राफ टैग के सामने भी id को लिखा है। ओके, id का नाम लिखा है और पैराग्राफ लिखा है। तो आप मुझे बताओ कि क्या ये स्टाइल इस पैराग्राफ को अप्लाई होने वाला है या नहीं? होगा कि नहीं? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो स्टाइल लिखा है सिर्फ ये किस टैग के लिए लिखा है? h1 के लिए। तो ये जो टैग p के सामने लिखोगे ये id, तो वो अप्लाई नहीं होता है, ये स्टाइल अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ h1 के लिए ही चलने वाला है। ये जो id है, ये id अगर मैंने h1 के सामने लिखा तो ही उसको अप्लाई होता है ये स्टाइल। ओके, जिस तरह से यहाँ पे लिखा है, तो ये हेडिंग के लिए ये स्टाइल अप्लाई होगा, क्योंकि वो h1 के लिए लिखना है, आईडी हम लोग ने h1 के लिए यूज किया है, बराबर है। तो ये स्टाइल सिर्फ इसको अप्लाई होगा, लेकिन ये पैराग्राफ को अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट, दोनों को भी मैंने आईडी का नाम नहीं लिखा है, तो ये दोनों को तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो सिंपली इसमें से ये समझना चाहिए कि किसको अप्लाई हो रहा है और किसको नहीं। तो चलो इसका आउटपुट देखते हैं कैसा दिखता है। सीधा आउटपुट देखो, ये है उसका आउटपुट। देखो पैराग्राफ को अप्लाई किया क्या? नहीं किया उसने। किसको किया? सिर्फ h1 को, जो भी हमने, जिसके सामने हमने आईडी का नाम लिखा था। तो वहां पे जो भी स्टाइल लिखा था हम लोग ने आईडी के लिए, वो स्टाइल, वो हेडिंग लेवल को अप्लाई हो गया, हेडिंग सेंटर में आ गया और उसको अंडरलाइन भी आया। बाकी किसी को भी वो अप्लाई हुआ क्या आईडी का स्टाइल? नहीं, सिर्फ जिस h1 के सामने हम लोग ने आईडी लिखा था उसी को अप्लाई हुआ, और सिर्फ h1 को अप्लाई हुआ, पैराग्राफ को नहीं, क्योंकि वो स्पेसिफिक एलिमेंट को दिया था, यानी सिर्फ h1 स्पेसिफिक एलिमेंट था वहां पे, तो सिर्फ h1 को आईडी दिया था, तो सिर्फ उसी को अप्लाई होता है, बाकी किसी को भी नहीं। Now we will see the next selector, and that is universal selector. Universal selector. From the name itself, we can say universal means whole or full. Okay, so what it is we will see. The universal selector is used to select all elements of HTML document. Means it says that we are going to use this universal selector for selecting all the elements. जितने भी टैग्स हम लोग HTML डॉक्यूमेंट के अंदर यूज करने वाले हैं, वो सबको स्टाइल अप्लाई होगा, उसे कहते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है कि जितने भी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर टैग्स आप लिखने वाले हो, वो सबको वो स्टाइल अप्लाई करेगा, और वो कैसे करता है वो देखेंगे। See, an asterisk symbol is used to denote a CSS universal selector. So, CSS में यूनिवर्सल सेलेक्टर को किस सिंबल से डिनोट करते हैं हम लोग? एस्ट्रिक मार्क, पता है ना, एस्ट्रिक स्टार जो होता है। सो दिस सिंबल डिनोट्स दैट इट इज अ यूनिवर्सल सेलेक्टर। ओके, सो वी विल सी हाउ टू राइट। देखो ये एग्जांपल है, और यहाँ पे मैंने
अभी मैंने यहाँ पे नाम लिखा है क्या मैंने यूनिवर्सल सेलेक्टर का? नहीं। जैसे हम लोग क्लास या आईडी सेलेक्टर, इन दोनों में भी हम लोग उन लोग का नाम लिखते थे, यहाँ पे मुझे नाम लिखने का जरूरत नहीं है। एस्ट्रिक स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल। ओके, तो ये जो एस्ट्रिक मार्क है ये यूनिवर्सल है, यानी पूरे HTML डॉक्यूमेंट को ये स्टाइल अप्लाई होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे मैंने किसी टैग का नाम लिखा है क्या इसके सामने? नहीं। ऐसा नहीं है कि इसके सामने टैग का नाम लिखोगे तो सिर्फ उसी को अप्लाई होगा, नहीं। स्टार मीन्स होल, पूरे HTML डॉक्यूमेंट में जितने भी टैग्स आएंगे सबको ये अप्लाई होने वाला है। जैसे कि कलर ऑरेंज, यानी सबके टेक्स्ट का कलर ऑरेंज आएगा। बॉर्डर सॉलिड, यानी उनको बॉर्डर भी आएगा तो उनका बॉर्डर कौन सा रहेगा? सॉलिड। पूरे डॉक्यूमेंट को आने वाला है, याद रखना। HTML को भी वो टैग, HTML भी एक टैग है, तो HTML को पूरे डॉक्यूमेंट को वो बॉर्डर देगा। फिर बॉर्डर कलर मैंने यूज किया तो वो बॉर्डर का कलर भी आएगा ब्लू। फिर जितना भी टेक्स्ट हम लोग लिखेंगे बॉडी के अंदर, वो सारे टेक्स्ट कौन से कलर में आने वाले हैं? ऑरेंज। तो ये यूनिवर्सल का मतलब समझा आपको क्या होता है? यूनिवर्सल यानी पूरे एलिमेंट्स, पूरे टैग्स HTML डॉक्यूमेंट में जितने भी रहेंगे वो सबको स्टाइल अप्लाई होगा। दैट इज यूनिवर्सल सेलेक्टर। Now we will see the coding. Then your idea will get clear about universal selector. See the coding. This is the coding for universal selector. Okay, here in universal selector I am just indicating star. Star indicates what? That it is the universal selector, and this is the style for the universal selector. But I'm not writing any name for the universal selector. Why I'm not writing any name? Because this universal selector, this style is going to get applied to the whole HTML document. That's why there is no need to write any name and call that name in front of any tag. Okay? See, universal selector में क्या होता है कि हम लोग सिर्फ स्टार लिखते हैं, स्टार से इंडिकेट हो जाता है कि ये यूनिवर्सल सेलेक्टर है। हम लोग नाम क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि ये यूनिवर्सल सेलेक्टर सबको अप्लाई होता है, पूरे HTML डॉक्यूमेंट को अप्लाई होने वाला है। तो किसी स्पेसिफिक HTML एलिमेंट के सामने नाम देख के हम लोग उसको नहीं बोलने वाले कि सिर्फ इसी को ये स्टाइल अप्लाई कर। यूनिवर्सल का मतलब ही होता है कि पूरे इसको अप्लाई कर, इसलिए नाम देने का जरूरत नहीं पड़ता है। ओके, नाउ सी H1 P I P H1 क्लास इंट्रो मैंने ऐसे ही लिखा है, क्लास और आईडी। ओके, यहाँ पे मैंने क्लास और आईडी कुछ लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी जितने भी टैग्स आप लोग यूज करने वाले हो सबको ये स्टाइल अप्लाई होने वाला है। तो ये जितने भी हम लोग ने यूज किए, ये सारे टेक्स्ट, इन सारे टेक्स्ट का कलर जो भी आउटपुट में दिखने वाले हैं वो टेक्स्ट का कलर ऑरेंज आने वाला है, सबको बॉर्डर आने वाला है। H1 P I P H1 इन सबको बॉर्डर रहेगा सॉलिड, और उस बॉर्डर का कलर रहेगा ब्लू, और सारे टेक्स्ट का फॉन्ट आएगा 35 पिक्सल्स। ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसे दिखेगा, फिर आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा कि ये क्या बोल रहा है। ओके, सो लेट अस सी द आउटपुट। So see, this is the output. Now here see, देखो ये जो है, ये जो सबसे बाहर वाला बॉर्डर दिख रहा है ब्लू कलर का, वो जो सबसे बाहर वाला जो बॉर्डर है ना, वो है HTML का। हम लोग, मैंने बोला ना, पूरे HTML डॉक्यूमेंट में जितने भी टैग्स है सबको अप्लाई करेगा वो स्टाइल। तो सबसे पहला टैग तो HTML ही रहता है। ओके, तो HTML टैग को उसने अप्लाई कर दिया। ये जो सबसे पहला जो बॉर्डर दिख रहा है बाहर का, ये है HTML का। ओके, HTML टैग का। देन नेक्स्ट है बॉडी का, ये जो दिख रहा है ना हेडिंग के ऊपर, ये जो पूरा लाइन दिख रहा है अंदर का जो ये है, ये मैंने डबल वाला यूज नहीं किया है बॉर्डर, मैंने सॉलिड बॉर्डर यूज किया है। ओके, सिंपली सॉलिड मीन्स व्हाट? थिक लाइन ही आएगा सिर्फ। तो ये जो सेकंड है, ये जो बॉर्डर है, ये है बॉडी का। ओके, बॉडी टैग के लिए अप्लाई हुआ। ओके, फिर उसके बाद हर एक टैग जो भी यूज किया है, HTML बॉडी, देन हेडिंग टैग यूज किया तो हेडिंग टैग के लिए ये बॉर्डर आया, फिर पैराग्राफ के लिए ये बॉर्डर आया, फिर इटैलिक टैग के लिए ये बॉर्डर, फिर पैराग्राफ विथ क्लास के लिए ये बॉर्डर, देन हेडिंग विथ आईडी। मीन्स ये जितने भी टैग्स हम लोग ने यूज किए सबको बॉर्डर आया है, और उसका कलर ब्लू आया है, और सारे फॉन्ट्स का साइज क्या आया है? 35 पिक्सल्स। ओके, तो ये मुझे बताना था मेन थिंग, HTML टैग के लिए भी उसने कैसे अप्लाई किया और बॉडी के लिए भी कैसे अप्लाई किया।
क्योंकि ये तो आपने देखा रहेगा कि सिर्फ वो हेडिंग के लिए, हेडिंग टैग के लिए बॉर्डर कैसे आएगा, पैराग्राफ टैग के लिए कैसे आएगा, लेकिन बॉडी टैग और एचटीएमएल टैग के लिए कभी देखा क्या? नहीं। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर ने क्या कर दिया, इसको भी अप्लाई कर दिया। ओके, वो टैग को भी ये स्टाइल अप्लाई कर दिया, क्योंकि यूनिवर्सल सेलेक्टर का काम क्या है, जितने भी टैग्स आपके एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर रहेंगे सबको स्टाइल अप्लाई करो। ओके, इसलिए उसने क्या कर दिया, HTML बॉडी जो भी टैग्स हम लोग ने लिखे थे वो सबको वो स्टाइल अप्लाई कर दिया। ओके, सो हम लोग और एक एग्जांपल देखते हैं जिससे और भी आइडिया क्लियर हो जाएगा यूनिवर्सल सेलेक्टर के बारे में। ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट कोडिंग। So see, this is the coding and this is the coding. अगेन यहाँ पे देखो मैंने यूनिवर्सल सेलेक्टर भी यूज किया है। यहाँ पे मैंने डॉट इंट्रो, डॉट मीन्स व्हाट, डॉट क्या होता है, क्लास, मैंने क्लास भी यूज किया है। हैश मीन्स व्हाट, आईडी, तो मैंने आईडी भी यूज किया है। ओके, अब ये इसका आउटपुट कैसा आएगा वो देखेंगे। पहली बात, यूनिवर्सल सेलेक्टर का जो भी स्टाइल है, जो जैसे कि कलर ऑरेंज, तो सारे टेक्स्ट का कलर कौन सा आने वाला है, ऑरेंज। बॉर्डर सॉलिड, सबका बॉर्डर मीन्स पूरे एचटीएमएल टैग को, पूरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में बॉर्डर कैसा आएगा, सॉलिड। बॉर्डर का कलर ब्लू, फॉन्ट साइज 35 पिक्सेल्स। ये मैंने पहले वाला ही लिखा है। ओके, जो था हम लोग का पहले वो वैसे के वैसे स्टाइल है, तो वैसे ही आउटपुट में आने वाला है। लेकिन अभी देखो यहाँ पे मैंने डॉट इंट्रो लिखा है। डॉट इंट्रो मीन्स व्हाट, क्लास, क्लास का नाम है इंट्रो, और इसके लिए मैंने क्या दिया है स्टाइल, बैकग्राउंड कलर पिंक। ओके, तो ये जो बैकग्राउंड कलर पिंक है ये उसी को अप्लाई होगा जिसके साथ, जिस टैग के सामने हम लोग ने ये क्लास का नाम लिखा रहेगा। ओके, जिस भी टैग के सामने हम लोग इस क्लास को बुलाएंगे उस क्लास को यानी उस टैग को ही ये बैकग्राउंड कलर पिंक देगा। ओके, तो देखते हैं हम लोग ने दिया है क्या बॉडी में। ओके, देखो यहाँ पे दिया है, ये P लिखा है और ये क्लास इज इक्वल टू इंट्रो। देखो क्लास का नाम और आईडी का नाम मैंने सेम लिखा है, फिर भी उसने कोई फर्क नहीं करेगा। उसको पता है डॉट यानी क्लास होता है और हैश यानी आईडी होता है। ओके, तो वो उसी को वो स्टाइल अप्लाई करेगा, क्लास इंट्रो पैराग्राफ विद क्लास। तो अभी ये क्या हो जाएगा, बाकी का सब स्टाइल यूनिवर्सल मीन्स ये जो भी स्टाइल लिखा था वो तो अप्लाई होगा ही होगा, प्लस उसको ये भी स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। इसके बैकग्राउंड का कलर पिंक आएगा, पैराग्राफ विद क्लास जो लिखा है ना उसके पीछे उसके बैकग्राउंड का कलर क्या आएगा, पिंक। ओके, नेक्स्ट मैंने लिखा है हैश इंट्रो, यानी ये है आईडी, और इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखा है। इसका स्टाइल क्या है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब मैं ये आईडी का नाम जिस भी टैग के सामने दूंगी उसको ही ये स्टाइल अप्लाई होगा। ओके, जिसके मैंने यहाँ पे किया है h1 id इज इक्वल टू इंट्रो, तो इसको समझ में आ गया कि ये आईडी है तो हैश इंट्रो, फिर उसको स्टाइल है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो फिर वो क्या करेगा, हेडिंग विद आईडी इसको वो सेंटर में प्लेस करेगा। ओके, सो ये जो है ये सबको अप्लाई होगा, और ये जो दोनों स्टाइल है ये सिर्फ उसी को अप्लाई होता है जिसके सामने ये क्लास और आईडी को लिखा रहेगा। ओके, सो लेट अस सी द आउटपुट हाउ इट लुक्स। So this is the output. Now see, you can see the difference, you and you. Okay, so this was with, this paragraph was with class and this heading was with id. So जो भी हम लोगों ने क्लास के लिए स्टाइल लिखा था जैसे कि बैकग्राउंड कलर पिंक, तो वो इस पैराग्राफ को अप्लाई हो गया, और जो भी स्टाइल हम लोग ने आईडी के लिए लिखा था वो स्टाइल हम ये हेडिंग को अप्लाई हो गया, यानी वो था सेंटर, तो ये हेडिंग कहाँ पे आ गया, सेंटर में। ओके, तो क्या होता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर अपना जो भी स्टाइल रहेगा वो सारे इसको अप्लाई करेगा, प्लस हम लोग अगर किसी क्लास या आईडी में जो भी स्टाइल हम लोग देंगे वो भी अप्लाई होता है। ओके, अगर सपोज हमने क्लास में कोई टेक्स्ट का कलर चेंज किया रहता, मैंने ऑलरेडी यूनिवर्सल सेलेक्टर का में कलर क्या दिया था, टेक्स्ट का ऑरेंज आना चाहिए। अगर हम लोगों ने पैराग्राफ के लिए, सॉरी नॉट पैराग्राफ, अगर मैंने क्लास के इसमें स्टाइल में टेक्स्ट का कलर रेड लिखा रहता, तो यहाँ पे रेड आता क्या ऑरेंज आता, तभी वो इसको रेड करेगा क्योंकि वो क्लास का स्पेसिफिक क्लास भी ले रहा है इसलिए। ओके, सो उसी तरह से हेडिंग का भी अगर मुझे कलर चेंज करना है तो मैंने अगर हेडिंग आईडी के स्टाइल में अगर कलर का टेक्स्ट चेंज किया रहता तो वो कलर का टेक्स्ट यहाँ पे आ जाता। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिवर्सल सेलेक्टर।
I hope this is clear to you. What is universal selector? Okay, so this is all about the universal selector. See, the important thing is that first is symbols. आपको यूनिवर्सल सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, इन तीनों के सिंबल्स पता होने चाहिए. ये तीनों के सिंबल्स आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, एग्जाम में. ओके, सो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द सिंबल फॉर आईडी. आईडी के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं हम लोग? हैश. क्लास के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं? डॉट. यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं? एस्ट्रिक मार्क, दैट इज स्टार. ओके, ये इंपॉर्टेंट है. So I hope everything is clear to you today. Whatever I have taught to you, it is clear to you. So in the next lecture, we are going to see last CSS, that is CSS position. So there are different positions of CSS that we are going to see in the next lecture. Okay. Thank you for watching this video. See you in the next lecture. Till then, take care, be safe and happy learning.